नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है? क्या आप भी इस चैप्टर से परेशान हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और जानते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। आपने बचपन में सीखा ही होगा कि ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रांजैक्शन होते हैं दो तरीके के। एक होता है हमारा कैश ट्रांजैक्शन। मान लीजिए आप किसी शॉप में गए और आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें दे दीजिए, और आपने उस सारी चीज़ों का कैश में पेमेंट कर दिया। तो अगर आपने उन सारी चीज़ों का कैश में पेमेंट कर दिया है तो ये माना जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। और मान लीजिए कि आपने सारी चीज़ें शॉप से खरीद तो ली, बट आप ये उन शॉपकीपर को बता रहे हो कि मैं उस पैसों को आपको 2 दिन के बाद दे दूंगा, तो ये माना जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जिस किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा वो बन जाएंगे कैश ट्रांजैक्शन। और जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिन ट्रांजैक्शंस में कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शंस बन जाएंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो सर, इससे हमें क्या समझ में आया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो कौन से तरीके के ट्रांजैक्शंस होंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे। यस, यू आर राइट। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक ट्रांजैक्शन को। मान लीजिए कि यह आप हो, दिस इज यू एंड दिस इज मी। आपने मुझे कुछ गुड सोल्ड करे, ओके, और मैंने आपको बदले में क्या दे दिया? उनके बदले में पैसे दे दिए हो। तो ये आप क्या बन जाओगे? सेलर बन जाओगे। और ये मैं क्या बन जाऊंगा? बायर बन जाऊंगा। अब क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है, तो ये ट्रांजैक्शन जो कहा, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाया जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। आ रही बात समझ में? चलिए दूसरी ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या मतलब होते हैं। मान लीजिए ये आप हो और ये मैं हूं। आपने मुझे गुड सोल्ड करे और बदले में मुझे आपको क्या देने चाहिए थे? पैसे देने चाहिए थे। बट मैंने आपको कहा कि मैं पैसे आज नहीं, मैं आपको पैसे 2 दिन बाद दूंगा। तो क्या इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है या नहीं? द आंसर इज नो। इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप जो हो सप्लायर ऑफ द गुड्स हो, तो आप बन जाओगे क्रेडिटर। और इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से मैं जो हूं वो बायर ऑफ द गुड्स हूं, तो मैं बन जाऊंगा डेटर। तो जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की बात आएगी तो द सेलर ऑफ द गुड्स, और यू कैन से द सप्लायर ऑफ द गुड्स, विल बी creditor of the goods, I mean creditor of the transaction, एंड जो पर्सन परचेज कर रहा है वो बन जाएगा डेटर। तो आइए जरा सीखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। तो चलिए सेम एग्जांपल के हिसाब से चलते हैं। ये आप हो और ये मैं हूं। आपने मुझे कुछ गुड सोल्ड करे। अब गुड सोल्ड करने के बाद क्या मैं आपको पैसे दूंगा? द आंसर इज नो। मैं आपसे क्या मांगूंगा? मुझे थोड़ा समय दीजिए उस पैसों को पे करने के लिए। तो आपने मुझे कितने कितने महीने का समय दे दिया? से फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे 1 महीने का समय दे दिया। यू गिवन मी 1 month ऑफ क्रेडिट टू पे दी सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, ओके। बट आपको ये दिमाग में चिंता खाई जाएगी कि अगर 1 महीने बाद मैं आपके पास आऊंगा और आपसे पैसे लूंगा, और अगर आपने पैसे नहीं दिए, तो ये आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर 1 महीने बाद हम सर के पास जाएंगे और पैसे मांगेंगे और सर ने मना कर दिया, तो सेफर साइड पे आप एक ड्राफ्ट बनाओगे। आप एक क्या फॉर्म कर रहे हो? ड्राफ्ट फॉर्म कर रहे हो, और वो ड्राफ्ट मुझे सेंड कर रहे हो। तो ड्राफ्ट बनाता है जो पर्सन ड्राफ्ट बनाएगा, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल,
आपने एक ड्राफ्ट के तौर पे, बिल के तौर पे एक ड्राफ्ट बना दिया और मुझे दे दिया, तो द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉवर ऑफ द बिल, एंड द पर्सन ऑन हुज नेम द बिल इज ड्रॉन, जिसके नाम का वो ड्राफ्ट बनेगा, वो बन जाएगा ड्रॉई। सर अभी इसको बिल क्यों नहीं कहा जाता, इसको ड्राफ्ट क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि जब तक इस ड्राफ्ट पे आपका सिग्नेचर नहीं होगा, आपका मतलब ड्रॉई का सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक ये क्या रहेगा, ड्राफ्ट रहेगा। द टाइम व्हेन यू साइन द ड्राफ्ट, जैसे ही आपने उस पे साइन कर दिया उस ड्राफ्ट पे, तो वो बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो क्या बन जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन करने के बाद आप माने ड्रॉई, ड्रॉई क्या करेगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर को दे देगा। एंड 1 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगा, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कैरी करके ड्रॉई के पास लेके जाएंगे और ड्रॉई से पैसे मांगेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, जहां पे क्या बन रहा है, एक बिल बन रहा है और वो बिल को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ड्रॉई। वो बिल को बना कौन रहा है, ड्रॉवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारी चीजें जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बट कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी, कुछ हमारे रिटन एग्जाम्स होंगे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखने पड़ेंगे, ओरली हम नहीं समझा सकते। तो वी हैव टू मेक नोट्स। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मीनिंग क्या बोलता है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इशू बाय द ड्रॉवर, दैट इज द सेलर ऑफ गुड्स, टू द ड्रॉई, दैट इज बायर ऑफ द गुड्स, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ अमाउंट पे करने के लिए उसने बिल बनाया, ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, कुछ समय के लिए उसने बिल बनाया। तो हमने अपने एग्जाम्पल में कितने मंथ्स का समय लिया था, कितने मंथ्स का टाइम था हमारे पास, 1 मंथ का टाइम था। आपने मुझे कितने मंथ्स का टाइम दिया था, 1 मंथ का टाइम दिया था। उस 1 मंथ में मुझे आपको पेमेंट करना है, करेक्ट। तो दिस इज द मीनिंग कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। देखिए ड्राफ्ट बनाया था हमने, ड्राफ्ट, तो वो ड्राफ्ट क्या था, एक रिटन डॉक्यूमेंट था। तो जब तक मेरा उस पर साइन नहीं था तब तक वो ड्राफ्ट ही था। द टाइम व्हेन आई साइंड दैट ड्राफ्ट, वो क्या बन गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाला कौन होता है, ड्रॉवर, और बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके नाम का बनता है वो बन जाता है ड्रॉई, करेक्ट। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मीनिंग क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर्स क्या होते हैं? नाउ इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये तो सबको पता है, हमने उस एग्जाम्पल में भी देखा कि ये क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। और ये किस पे बनाया जाता है, ड्रॉई पे बनाया जाता है। सो इट इज ड्रॉन ऑन सर्टेन पर्सन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो धीरे धीरे, ओके। इट कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। ये यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आप अनकंडीशनल ऑर्डर पे कर सकते हो 1 महीने बाद। जैसे आपने मुझे क्रेडिट पीरियड दिया था 1 मंथ का, तो 1 मंथ के बाद मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा विदाउट एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ओके। इट इज साइंड बाय मेकर। ये कौन साइन करता है, मेकर, मतलब मिस्टर मैं और मिस्टर आप, दोनों के साइन लगेंगे ड्राफ्ट पे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। जब तक मेरे साइन है, जब मेरे साइन हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। मैंने आपसे गुड्स परचेज करे थे, करेक्ट, ओके। नाउ इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम ड्रॉई। ऑब्वियस सी बात है, जब तक ड्रॉई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो क्या रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट रहेगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट शुड स्पेसिफाई सर्टेन सम ऑफ मनी। अब उस ड्राफ्ट में या उस बिल ऑफ एक्सचेंज में सर्टेन सम ऑफ मनी लिखा होना चाहिए, करेक्ट। वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। इट शुड बी डेटेड एंड स्टैम्प्ड। किस दिन हमने गुड्स को सोल्ड किया, किस दिन हमने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, किस दिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करा ड्रॉई के द्वारा, ये सारी चीजें डेटेड होनी चाहिए और वो बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प्ड होना चाहिए, करेक्ट।
मतलब यहाँ पे जो भी पेपर रिक्वायर्ड होंगे दैट इज अ लीगल पेपर, मतलब आप बिल जो बनाओगे वो एक लीगल पेपर पे बनना चाहिए। ओके चलिए, तो आई होप मीनिंग इज क्लियर टू यू एंड फीचर्स आर क्लियर टू यू। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नाउ हु आर द पार्टीज, अब देख रहे हो आप यहाँ पे 3 पार्टीज है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। हमने 2 चीज ऑलरेडी सीख ली है। ड्रॉवर का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, एंड सेकेंड ड्रॉई भी हमने सीख लिया है, द पर्सन ऑन हुज नेम और हुज नेम द बिल इज ड्रॉन, जिसके नाम का बिल बन रहा है वो ड्रॉवर हो, आई मीन सॉरी ड्रॉई हो जाएगा ना। ये थर्ड पर्सन कहां से आया भाई, पेई कहां से आ रहा है ना, देखते पढ़ते हैं क्या ये, ही इज अ पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल। जब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जब देखोगे, दैट इज द जर्नल एंट्री पार्ट, तब ये पेई का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसे क्या रखिए, ही इज अ पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? नाउ इट मीन्स पुटिंग सिग्नेचर बाय द ड्रॉई ऑन द फेस ऑफ बिल। इसका मतलब होता है कि ड्रॉई जब उस ड्राफ्ट पे साइन करेगा, वो साइन करने का मतलब होता है कि उस बिल को या उस ड्राफ्ट को ड्रॉई ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, विथ और विदाउट कंडीशन। ओके, नाउ एक्सेप्टेंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एंड दूसरा होता है अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या हुआ, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जहां पे कोई भी चेंजेस अगर होती है बिल में, से फॉर एग्जांपल ड्रॉवर या ड्रॉई का नाम अगर दूसरा हो गया, या ड्रॉवर या ड्रॉई का एड्रेस चेंज हो गया, या सम ऑफ अमाउंट हमने गलत लिख दिया, तो अगर कोई चेंजेस हो जाता है या कोई चेंज करना पड़ता है उस बिल में, तो वो क्या माना जाएगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस? जहां पे कोई भी चेंजेस नहीं है, जहां पे कोई भी चेंजेस नहीं है बिल में, वो बन जाएगा अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू डेट, नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जब भी आप कोई भी सम सॉल्व करोगे तो ड्यू डेट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, करेक्ट? तो यू हैव टू कैलकुलेट ड्यू डेट वेन एवर यू कम अक्रॉस द सम्स। तो करेंगे, बात करेंगे ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करी जाती है, बट पहले ये देख लेते हैं कि ड्यू डेट कितने टाइप की होती है। ओके चलिए, तो ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने मुझे पीरियड कितना मंथ का दिया था, 1 मंथ का पीरियड दिया था, वो 1 मंथ के बाद जो भी डेट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ड्यू डेट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ड्यू डेट। इट इज अ डेट ऑन विच बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट, जिस दिन उस बिल का पेमेंट करना पड़ेगा या जिस दिन उस बिल का अमाउंट रिसीव करना पड़ेगा, दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज ड्यू डेट। इट इज अराइव्ड आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू द पीरियड ऑफ बिल। अब जब भी आप ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड 3 days एज अ ग्रेस डेज। ग्रेस का मतलब होता है दी एक्स्ट्रा डेज। नाउ ड्यू डेट कितने टाइप की होती है जरा देख लेते हैं। ड्यू डेट आर ऑफ 2 types. Number 1, nominal, डेट कैलकुलेटेड विदाउट एडिंग ग्रेस डेज। नॉमिनल अगर ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, अगर नॉमिनल ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, तो यू डोंट हैव टू ऐड एनी ऑफ द ग्रेस डेज। ग्रेस डेज को ऐड किए बगैर जो डेट आएगा, दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट। एंड द सेकेंड इज लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट कब कैलकुलेट होगा, या लीगल ड्यू डेट कब माना जाएगा कि लीगल ड्यू डेट है, जब आप 3 days ग्रेस ऐड कर दोगे उस डेज में, तो वो बन जाएगा लीगल ड्यू डेट। ओके, नाउ व्हाट इज द नोट गिवन ओवर हियर, इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे प्रेसिडिंग वर्किंग डे इज कंसिडर। अगर आपका ड्यू डेट किसी भी पब्लिक हॉलीडे पे फॉल करता है, पब्लिक हॉलीडे क्या हुआ सर, से फॉर एग्जाम्पल 15th August, 26th January, 2nd October, तो ये सारी चीजें क्या है, पब्लिक हॉलीडे है।
तो अगर आपका ड्यू डेट इस दिन पे फॉल करेगा तो आपको प्रीसीडिंग वर्किंग डे कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा ना। व्हाट डू मीन बाय प्रीसीडिंग वर्किंग डे? प्रीसीडिंग वर्किंग डे का मतलब होता है 15 अगस्त है अगर ड्यू डेट, तो आपका 14 अगस्त जो है वो आपका बन जाएगा ड्यू डेट। प्रीसीडिंग का मतलब होता है एक दिन पहले, एक वर्किंग डे पहले, प्रायर ड्यू डेट। करेक्ट? तो प्रीसीडिंग समझ में आ गया, पहले वाला एक डे ले लिया जाएगा। 26 ऑफ जनवरी के केस में क्या होगा? 25 ऑफ जनवरी। 2 ऑफ अक्टूबर के केस में क्या होगा? 1 ऑफ अक्टूबर। एंड इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन इमरजेंसी हॉलीडे, अगर कोई दंगे फसाद हो गए और उस दिन पे आपका ड्यू डेट फॉल कर जाता है, तो ये दंगे फसाद हो जाना, दिस इज अब इमरजेंसी हॉलीडे, लॉकडाउन हो जाना, ये इमरजेंसी हॉलीडे है, तो द नेक्स्ट वर्किंग डे विल बी कंसिडर। तो उसके एक दिन बाद वाला डे कंसिडर किया जाएगा ड्यू डेट में। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट कैसे किया जाता है। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द ड्यू डेट। Now here I have taken an example. A bill is drawn on 12th of June 2019 is payable 2 months after a date. Calculate the due date. हमने एक बिल बनाया है जो 12th ऑफ जून को हमने उसको ड्रॉ किया और वो 2 महीने के बाद उसका पैसा मिलने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा जरा देखते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेट ऑफ बिल ड्रॉन। तो व्हाट इज द डेट ऑफ बिल ड्रॉन? द डेट ऑफ बिल ड्रॉन इज 12th ऑफ जून। उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे? ग्रेस डेज ऐड कर देंगे, दैट इज 3 डेज। तो 12 में अगर 3 डेज में अगर ऐड कर दूं तो दैट कम्स टू 15th ऑफ जून 2019। और अगर उसके बाद हम 2 महीना उसमें ऐड कर देंगे, दैट इज जुलाई एंड अगस्त, तो हमारा ड्यू डेट क्या आ जाएगा? 15th ऑफ अगस्त। नाउ रिमेंबर, वी हैव स्टडीड अ नोट बिफोर द स्लाइड। हमने पहली वाली स्लाइड में एक नोट कंसीडर किया था कि अगर हमारा ड्यू डेट किसी भी पब्लिक हॉलीडे पे फॉल करता है ना, 15th अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो इस केस में हमारा ड्यू डेट क्या हो जाएगा? जरा चेक करो। ड्यू डेट इन द अबव एग्जाम्पल विल बी 14th ऑफ अगस्त 2019 ड्यू टू पब्लिक हॉलीडे ऑन 15th ऑफ अगस्त। तो आ रही सारी चीजें समझ में? आप इसको कॉपी कर सकते हो, अच्छे से आराम से कॉपी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लेना इसको। चलते हैं आगे। Now, taking a second example, a bill is drawn on 12th of June 2019 is payable 2 months after side. इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आफ्टर डेट दिया था, इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास है आफ्टर साइट वाला बिल। एंड बिल इज एक्सेप्टेड ऑन 15th ऑफ जून 2019 और बिल कब एक्सेप्ट हुआ? 15th ऑफ जून को एक्सेप्ट हो रहा है। नाउ कैलकुलेट द ड्यू डेट। तो ऐसे केस में जब आफ्टर साइट वाला कोई एग्जाम्पल होगा, आफ्टर साइट वाला कोई भी कैलकुलेशन होगा, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा ड्यू डेट का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 15th ऑफ जून इज द डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे 12th ऑफ जून नहीं लेंगे क्योंकि ये कौन सा बिल है? आफ्टर साइट बिल विल बी कंसिडर्ड एज द डेट। आफ्टर साइट बिल जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे? एक्सेप्टेड डे से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 15th ऑफ जून 2019। अब इसमें 3 डेज ऐड कर दो, तो 15 + 3 दैट इज 18th ऑफ जून। और उसमें अगर 2 मंथ्स ऐड कर देंगे तो जुलाई एंड अगस्त विल बी कंसिडर्ड एज 18th अगस्त 2019। क्या 18th अगस्त 2019 हमारा पब्लिक हॉलीडे होता है? क्या कोई इमरजेंसी हॉलीडे है? नहीं सर, ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ड्यू डेट जो क्या होगा इस एग्जाम्पल में 18th अगस्त ही रहेगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आफ्टर अ डेट बिल एंड आफ्टर साइट बिल। जब आफ्टर डेट बिल की बात करेंगे तो आपको कहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है? द डेट व्हेन द बिल इज ड्रॉन। और अगर आफ्टर साइट का बिल है तो आपको कहां से स्टार्ट करना है? द डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या करना चाहिए सर? डेज में कैलकुलेशन आ गए तो हमें क्या करना चाहिए?
तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। अ बिल इज ड्रॉन ऑन 14th of December 2019, पेएबल 90 डेज आफ्टर डेट। देखिए पहले दो एग्जाम्पल में जो भी हमने देखा था वहां पे पीरियड जो है, पीरियड ऑफ द बिल वो मंथ में था, अब यहां पे पीरियड ऑफ बिल जो है वो डेज में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं जरा। तो अब यहां पे स्टार्ट करेंगे हम लोग पीरियड ऑफ बिल से। तो जब भी आपका पीरियड ऑफ बिल डेज में कैलकुलेशन हो तो आपको हमेशा उसी डे को लेना है जितने डे का पीरियड हो। यहाँ पे 90 डेज है, उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो दैट सम्स टू 93 डेज। अब 14 दिसंबर को हमने बिल ड्रॉ किया, अब दिसंबर में कितने डेज बचे, 31 माइनस 14 दैट इज 17 डेज। तो 93 में से अगर 17 डेज माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 76 डेज। अब 76 इज नॉट अ डेट, 76 ये कोई डेट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनवरी मंथ का भी डेज माइनस कर देंगे दैट इज 31। अगेन 45 इज नॉट अ डेट, क्योंकि मैक्सिमम जो डेज होंगे एक मंथ में वो 31 ही होते हैं, 45 का कोई मंथ नहीं होता। तो फिर से हम क्या करेंगे, फेब्रुवरी के 29 डेज माइनस कर लेंगे। बट सर फेब में तो 28 डेज होते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस इज 2020, और ये 2020 जो है वो लीप ईयर होता है। तो क्या कर देंगे हम, 29 माइनस कर देंगे 45 माइनस 29 दैट इज 16। तो क्या 16 डेट होती है, क्या 16th कोई डेट होती है? यस सर 16 डेट होती है। तो 16th जो डेट है वो कौन से मंथ का होगा, तो ये जो है वो मार्च मंथ का आपका हो जाएगा। तो यहां पे जरा देखिए, ड्यू डेट इन द अबव एग्जांपल विल बी 16th ऑफ मार्च 2020। आ रही बात समझ में? इसको भी जरा अच्छे से कॉपी कर लेना, ऐसे भी केस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग कवर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।